EYSP में आई थिंक 12 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं। We have power also, we have that compassionate side also. तो और उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थम मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञात उच्यते। जो इंसान अपनी सभी कामनाओं से ऊपर उठ जाता है वो इंसान स्थित प्रज्ञ। कर्मणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफला हेतुर्भुर्मते संगोष्ठिवा कर्मणि। कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। तो जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज होते थे जैसे इवन अड्डा 24/7 से भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए। You have to find ways to think different. मैम की जर्नी इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ हार्ड वर्क, मोटिवेशन, डेडिकेशन। कौन नहीं चाहता IAS IPS बनना? हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चों का सपना पूरा हो। अब UPSC अड्डा करेगा आपकी मदद। तो जुड़िए हमारे साथ प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच से, जहां आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ ही साथ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। तो जोड़िए अपना नाम भी फ्यूचर टॉपर्स की लिस्ट में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अब होगी तैयारी जीत की। हम UPPCS पे आते हैं। सिंस पहले अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया है। पहले अटेम्प्ट बोले तो जब आपका एग्जॉस्ट हो गया था 2020 में UPSC का अटेम्प्ट, आई थिंक 21 में आपने ऑफ कोर्स दिया था, एंड दिस इज हाउ यू क्रैक्ड। सो जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं UPPCS जिनको स्टेट PCS एग्जामिनेशन क्रैक करना है, उनके लिए वो स्ट्रैटेजी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि मेरा पहला अटेम्प्ट में कैसे निकल जाए। सर कुछ ऐसा बता दो कि पहला अटेम्प्ट में निकल जाए, पूरा उम्र बच जाएगी, जवानी में मैं बन जाऊंगा ऑफिसर। और सो ये ना बच्चों की बहुत ही एक बचपनी हरकत होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलवा दो। सो और आप गुजरी हैं उस सिचुएशन से, बिकॉज विथ UPSC एंड यू हैव क्रैक्ड SSC इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, PCS फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली जो बात है, अगर आप कुछ इनको बताएं कि हाउ कैन यू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड व्हेन कैन यू नॉट क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो मैं पहले आपके फर्स्ट क्वेश्चन का एड्रेस करूँगी कि कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं, शुरू कर देते हैं, बट वो सिलेबस नहीं देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप सिलेबस देखें, उसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स आप अच्छे से उनको एनालाइज करें, जितने ज़्यादा हो सके MCQs आप देखें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक आप एक टॉपिक पढ़ लेते हैं बट उसके बेस पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, देन यू विल नेवर गोइंग टू नो कि कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ कि आपके पास एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसको आप बार बार रेफ़र करें, बार बार रिवाइज करें। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने पेपर्स एनालाइज़ किए। मैक्सिमम मैंने हर एक स्टेट के पेपर्स सॉल्व किए थे, राजस्थान, उत्तराखंड, देन हरियाणा एंड UP। अच्छा, UP के लिए आपने हर राज्यों के पेपर सॉल्व किए थे। इसके पीछे क्या रैशनल हम कर सकते हैं? क्योंकि जो सिलेबस है, हिस्ट्री हो गई आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सेम है हर एक उसमें। तो आप उससे क्या होता है कि आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस हो जाता है कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देन फॉर करंट अफेयर्स दिस टाइम आई रेफर्ड, क्योंकि ये स्टेट PCS है, यूट्यूब पे चैनल आता है, उसके पापा वीडियोस देखे थे, तो करंट अफेयर्स कुछ वहाँ से मैंने कवर किया था। और बाकी मेरा स्ट्रैटेजी थी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करूँ। तो जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज होते थे, जैसे इवन अड्डा 24/7 से भी मैंने करंट अफेयर्स देखे, 1 लाइनर्स मैंने उनसे प्रिपेयर किए और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए। MCQs मैंने बहुत सॉल्व किए थे, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए। और जो नहीं करना चाहिए वो है कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम तैयारी करते हैं। मेरे एक ऐसी फ्रेंड है, वो तैयारी कर रही हैं पर वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक सिलेबस को अच्छे से समझ के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्टेट PCS में क्योंकि 1 लाइनर्स और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस रहता है, तो जैसे पर्सन्स इन न्यूज़ हो गया, या फिर ऑबिट्यूरीज हो गया, या फिर कोई प्लेसेस इन न्यूज़ हो गई, ये सब पे थोड़ा फोकस हमें करना होता है। इवन फॉर स्टेट के लिए भी?
स्टेट के लिए। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसमें थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैक्सिमम इन पे फोकस किया, मतलब मैंने किया था। सो मेरे ख्याल से सिलेबस तो सेम ही था, तो और तैयारी में चूंकि अमूमन बच्चे करते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं एंड देन साइमल्टेनियसली विद यूपी पीसीएस एज वेल, तो आपको कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा था यूपी पीसीएस के लिए? जी, सिलेबस लगभग सेम था फॉर जनरल स्टडीज़, एडिशनली उसमें यूपी बेस्ड करंट अफेयर्स था, तो वो मैंने शॉर्ट नोट्स उसके तैयार कर लिए थे। यहाँ पे ऑप्शनल का थोड़ा सा डिफरेंस था। ऑप्शनल आप ये लगा लीजिए, अगर यूपीएससी का 20% है तो दैट इज़ 80% यूपी पीसीएस का। ऑप्शनल उसका काफ़ी, संस्कृत का काफ़ी हैवी था, तो उसके लिए मुझे काफ़ी एफर्ट लगाने पड़े क्योंकि स्टडी मटेरियल भी नहीं था। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो यूपीएससी में मेरे सर रहे थे, उन्होंने ही मुझे गाइड किया यहाँ पर भी, क्योंकि ही इज़ अ प्रोफेसर, तो ही हैज़ ऑल द बुक्स, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कैसे तैयारी करनी है। बाकी आई एम वेरी लकी कि मैं संस्कृत से शायद इतना अच्छा मैं लिख पाई हूँ, तो क्योंकि तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है कि हैविंग संस्कृत ओनली टिल 10th, और उसके बाद मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। और अब मैंने एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के दौरान, इवन फॉर यूपी पीसीएस ऑल्सो, मैंने केवल 3 मंथ्स के अंदर अपना जीएस और संस्कृत दोनों प्रिपेयर किया था विदाउट एनी कोचिंग। तो दैट इज़ अ, मेरे को लगता है कि मेरे लिए ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी। मतलब ये एक नया सवाल आपने खोल दिया संस्कृत का, क्योंकि ये मैं सबसे आखिरी में पूछूंगा आपसे। 2-3 और सवाल हैं, जैसे कि बच्चे हमेशा पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, एंड बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, नोट्स कैसे बनाएं, एंड हम भी वीडियोस देखते रहते हैं कैसे। तो आपकी अपनी पर्सनल क्या स्ट्रेटजी थी नोट मेकिंग की एंड रिविजन की? सो नोट मेकिंग का मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं कोई भी टॉपिक देखती थी, पहले मैं सिलेबस से हर एक टॉपिक एक एक पेज में लिख लेती थी। उसके बेसिस पे मैं अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करती थी। अगर कोई वेन डायग्राम है या फिर कोई मैप है, मैं वहीं इंक्लूड करती थी, और अपने रिवीजन के दौरान केवल कीवर्ड्स मैं रिवाइज करती थी। नोट्स में आप ये डायग्राम, फ्लो चार्ट्स ये सब बनाते थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे बनाती थी जहाँ रिक्वायर्ड होता है, बट मैं उन्हीं से फिर रिवाइज करती थी। फिर मैं और कोई बुक रेफ़र नहीं करती थी, जो मैंने नोट्स बना लिए। सो दिस नोट्स फॉर स्पेसिफिकली फॉर प्री प्लस मेंस या फिर प्री का अलग होता था, मेंस का अलग होता नहीं, ये केवल मैं मेंस के लिए ऐसे करती थी। था? सो आपकी स्ट्रेटजी मेंस फोकस्ड ही थी? जी जी जी, प्रीलिम्स के लिए मैं बुक से ही पढ़ती थी, जैसे जो बेसिक बुक्स हैं उन्हीं को मैं रिवाइज कर लेती थी, वहीं पे अंडरलाइन करती थी। हाँ जी। एंड रिवीजन का क्या आपका स्ट्रेटजी हुआ करता था? कब कब रिवाइज करते थे आप? मैं बेसिकली जो मॉर्निंग में अर्ली आवर्स होते थे, कई बार मैं 3 बजे भी उठती थी, 4 बजे भी उठती थी, तो जो मैंने प्रीवियस डे जो पढ़ा था उसको मैं रिवाइज़ करती थी। मेट्रो में मैं ट्राई ये करती थी कि मैं या तो फिर जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको लिख के देखूं, या फिर उनको, मतलब आई यूज़ टू क्लोज माई आइज़ एंड आई यूज़ टू रिसाइट कि क्या क्या था उसमें। ये था यूपी पीसीएस में मैंने एक चीज़ जो मैंने की थी, दैट इज़ मैंने यूपी के मैप बहुत बनाया था, बहुत मैप्स मैंने बनाए थे। मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था यूपी का मैप, और मैंने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में मैंने मैप बनाया था, तो मुझे लगता है कि शायद उसने भी मेरा शायद थोड़े मार्क्स बढ़ाए होंगे। हाँ जी। डेफिनेटली। अब मुझे ऐसा लगता है मैम कि क्रिएटिविटी जब तक हो हमारे आंसर में, तो हमारा आंसर डिफरेंट हो सकता है। एंड आई एम ग्लैड दैट यू शेयर्ड दिस कि अब ऐसा नहीं कि मैम का ही आप कॉपी करके अब आप मैप ही बनाने लगो। यू हैव टू फाइंड वेज टू थिंक डिफरेंट, एंड मे बी जैसे मैम कह रहे हैं हेल्प हुआ होगा, डेफिनेटली हेल्प हुआ होगा। सो एक मैम क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे रिवीजन आपने बताया था, जस्ट ए क्विक क्वेश्चन कि आपने अभी संस्कृत के बारे में जिक्र किया था, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2 सवाल होते हैं, एक संस्कृत के बारे में एंड देन एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। संस्कृत 10 के बाद मतलब मुझे याद है कि शायद मैंने 8th क्लास में लास्ट पढ़ी होगी संस्कृत, और होता ऐसा है, मैं इंग्लिश मीडियम से था तो। और क्या स्कोप है संस्कृत का अभी? हिंदी, जैसे लोग हिंदी के लिए हिंदी दिवस मनाते हैं, और उस टाइम पे फिर एक राष्ट्र नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी कई हुए हैं हिंदी के लिए। संस्कृत का क्या इतना स्कोप है? आजकल तो सिर्फ ब्राह्मण लोग, पंडित जी लोग संस्कृत बोलते हैं। क्या स्कोप है मैम? और कहते हैं हमारी सबसे पहली भाषा है ये, तो क्या स्कोप है और फिर कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं?
तो संस्कृत मेरे को बहुत प्राउड फील होता है संस्कृत एज एन ऑप्शनल लेके, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी एंशंट लैंग्वेज है, हमारी मदर लैंग्वेज है। तो स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम में, तो एजुकेशन में हम देख रहे हैं कि रिसर्च हो रहा है। इवन नासा ने एक पेपर पब्लिश किया है, ऑल्दो अभी उस पर वर्क चल रहा है। देन वी हैव डिफरेंट चेयर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। जर्मनी में, आयरलैंड में, वहाँ पे डिफरेंट चेयर्स हैं जो कि संस्कृत और बाकी जो एंशियंट जैसे ग्रीक हो गई, इनके रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी लिंग्विस्टिक है, ये तो एजुकेशन सिस्टम में हो गया। देन संस्कृत हैज़ दैट इटर्नल वैल्यूज सिस्टम जो कि ह्यूमंस का बेस तैयार करते हैं। मुझे लगता है कि ब्राह्मण, हमने ये एसोसिएट किया है ब्राह्मण से, बट इट होल्ड्स द इटर्निटी। जैसे आपकी भगवत गीता हो गई, उसमें लाइफ के लेसन्स हैं। चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, किसी भी कास्ट क्रीड के हों, दैट इज़ वैलिड फॉर एवरीवन। तो मुझे लगता है कि हमें जो संस्कृत है, संस्कृत के वेन्यूज़ अभी और ओपन हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि संस्कृत को हम एज अ लैंग्वेज ना सोचें। संस्कृत इज़ अ ट्रेजर। आप उसको जितना पढ़ेंगे आप उतना जानेंगे। बहुत अच्छे लेसन्स होते हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे भी जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं भी भगवत गीता का थोड़ा रेफ़र करती रहती थी टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मोटिवेशन रखना। तो जो कर्म कांड है उसका, गीता का कर्म कांड है, दैट इज़ वेरी वैलिड। हम लोग मैम कोई संस्कृत में श्लोक याद होगा आपको? मुझे लगता है शायद कुछ याद होगा आपको। कुछ भी, जो भी आपको लगता है। ये श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थम मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा तत् उच्यते। जो इंसान मटेरियल थिंग्स में नहीं रहता है, जो इंसान अपनी सभी कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, वो इंसान स्थित प्रज्ञ होता है। दैट इज इमोशनली वो इंसान बहुत स्टेबल होता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक लेसन होता है सबके लिए कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे GS4 में भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एथिक्स में। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके बात से। ये महज एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक ट्रेजर है जिसको हम जितना भी ढूंढने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, ये और बड़ा होता जाता है। और भगवत गीता मैंने भी पढ़ी है और उसमें एक बहुत प्यारा श्लोक आता है जो आपके ऊपर बैठता है। वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, समस्त स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेहनत करते हैं, कि कर्मणैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफला हेतुर्भुर्मते संगोष्ठिवा कर्मणि। कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल जो है वो आपके और किसी के भी बहुत परे है। आपका बस नहीं है फल पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जुड़े होते हैं उस रिजल्ट पे। सो आई थिंक मैम, ये जो जर्नी आपकी है स्टार्टिंग फ्रॉम 2014, ये मेरे ख्याल से, जितना मैंने भी आपको इस इंटरव्यू बातचीत के दौरान जाना है, कि आपने कर्म पे फोकस किया रादर देन रिजल्ट। एंड आज वो मतलब दिन है, आज वो मौका है जो वो मतलब रीपे हो रही है चीज़ें। एम आई राइट? आई मीन डेफिनेटली सर। एक मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप SSC क्लियर करके जब इस पोस्ट पे पहुंचे थे, तो आप स्किल इंडिया मिशन के डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में, राइट? ये वाला जो कैटेगरी है, यहाँ से कितनी मदद मिली थी आपको UPSC और UPPCS एग्जामिनेशन में? स्किल, जब आप किसी भी मिनिस्ट्री में वर्क करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो आपको इसकी वर्किंग का पता चलता है। यू इंटरेक्ट विद पीपल, यू गेन कॉन्फिडेंस। उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ही एक आप, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, देन यू गेट टू नो कि ठीक है क्या रिक्वायरमेंट है। सो इट हेल्प्ड इन द वे कि जब मैंने फेस किया, आई कुड रिलेट कि ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, सिमिलरली वो ऑफिसर्स हैं और मुझे उन्हें फेस करना है, उनके क्वेश्चंस को फेस करना है। बाकी कॉन्फिडेंस तो हमेशा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने का। स्किल डेवलपमेंट में एक काम करने का एक नया जो एक्सपीरियंस था वो ये था, क्योंकि मिनिस्ट्री, ये नई मिनिस्ट्री थी,
सारे ही जो हम ऑफिसर्स थे सबने न्यूली ज्वाइन किया था, सब यंग ऑफिसर्स थे, तो हमेशा एक इम्पेटस मिलता था तैयारी करने के लिए, एक यूथफुलनेस हमेशा रहती थी ऑफिस एनवायरनमेंट में भी। तो मुझे लगा शायद ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए एक हेल्पफुल था। हाँ जी। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैम की जर्नी इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ हार्ड वर्क, मोटिवेशन, डेडिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैम आप जॉब में आ गए थे, जब आप कम्यूट करते थे मेट्रो से, आई थिंक वो वक्त की अहमियत आपको पता चल गई थी, क्योंकि जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं और उनको क्रैक करना होता है स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज में, तो वो टाइम की कीमत आपको पता चल गई थी। सो मेट्रो में जाना आना, फिर आई थिंक वो माइंडसेट बन जाता है कि अच्छा 15 मिनट बच रहा है तो कुछ ये रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ हम सीख सकते हैं। वी हैव लाइव एग्जाम्पल हियर। मैम ने जैसे रैंक 6 है DYSP एज ए पोस्ट जो मिली है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आई वांटेड टू आस्क यू इज़ कि इस बार का जो मैंने PCS का रिजल्ट देखा है, जितने भी जो रिजल्ट है उसमें जो सेक्स रेशियो है ऑलमोस्ट इक्वल है। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन दे गॉट पोजीशन, दे गॉट सिलेक्टेड, और DYSP में आई थिंक 12 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं। मेरा आंकड़ा सही है क्या? 12 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं। आई एम नॉट श्योर आउट ऑफ कितने में, 25-26, राइट। सो ये जो चेंज आ रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सक्सेस इज इन्फेक्शियस, एंड ये वीडियो देख के आपको 10 और बच्चे जो महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, वो इंस्पायर होते हैं, उनके माँ बाप उनको मोटिवेट कर, जैसे आपके फादर ने आपको मोटिवेट किया। जो हमारा वो जो पेट्रियार्की कल्चर है, जो कंजर्वेशनिस्ट एक टैबू सोसाइटी है, वो अब चेंज हो रही है। What do you think, being a woman and with that such a coveted job, prestigious position, how you can contribute and how one can contribute to make this society an amazing society? Definitely, being a women, we have that soft corner side. मुझे लगता है किसी भी सर्विस में जब हम एज अ वेमेन, मुझे लगता है कि वी कैन मेक वेरी ह्यूज इम्पैक्ट, क्योंकि हम जो हमारा डील करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वी हैव पावर ऑल्सो, वी हैव दैट कंपैशनेट साइड ऑल्सो। तो और उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती है। जब हम जैसे एज अ DSP मैं किसी एरिया में जाऊंगी, तो वहाँ की जो लड़कियाँ होंगी, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं मुझसे इंस्पायर होंगे कि उन्हें अगर हम इंडिया देखें, इंडिया में जो लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बट समवेयर ऑल्सो कुछ ना कुछ अभी भी हैं कि जहाँ पे गर्ल्स का एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं जाती हूँ, मेरे प्रेजेंस से ही लोग मोटिवेट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गर्ल हु इज़ इन यूनिफॉर्म, और आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है पेरेंट्स में भी कि ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट माई डॉटर टू बी देयर। तो ये मुझे लगता है कि गर्ल्स का सिलेक्शन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव दिखाता है कि क्योंकि वो गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, गर्ल्स भी इक्वली मेहनत कर रही हैं, एंड मुझे लगता है कि इन नियर फ्यूचर जो हमारे पूरे भारतवर्ष में लड़कियां और आगे बढ़ेंगी, और ऐसा जो इक्वल सेक्स रेशियो जो है जॉब में, वो हर एक फील्ड में दिखाई देगा। डेफिनेटली ग्रेट। जैसे कि हमने UPSC के रिजल्ट में भी देखा था, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, और सारे तीनों महिलाएं थीं, और मतलब डेफिनेटली ये होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और जो आपने बताया मैम कि एक तो जो पोजीशन, जिस पोजीशन में आप जाएंगे एंड आपकी प्रेजेंस से ही अगर लोग इंस्पायर होते हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। सो आई थिंक हम ऑलरेडी आप उस फेज़ में अब आ चुके हैं, एंड मतलब मज़ा आ गया है आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। एक कोई मैसेज यू वांटेड टू गिव टू आवर स्टूडेंट्स, तैयारी कैसे करते हैं, क्या करनी है, बिकॉज दे विल नाउ लुक अप टू यू। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी तैयारी करना शुरू करते हैं, पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करें,
किसी कोई भी चीज़ के पीछे भागे नहीं, अच्छे से उसको समझें फिर तैयारी करें। कभी भी आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने हार्ड वर्क पे बिलीव कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सो आपने देखा मैम ने क्या कहा। चंचल मैम इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ व्हाट एन एस्पिरेंट शुड बी, एंड कहीं ना कहीं लक मैटर करता है, लेकिन हाँ सिर्फ इस भरोसे आप बैठ जाएं कि लक से ही काम हो जाएगा, तो ऊपर बैठा जो भगवान है ना वो भी कहेगा कि बेटा मैंने मौका दिया था तेरे को, लेकिन तू आलसी निकला, है ना। तो उन्हीं लोगों की भगवान ही मदद करता है जो वो खुद की मदद करते हैं, है ना। वो फेमस पोइट्री तो आपने मेरे की सुनी होगी कि तकदीर जो भी, मतलब भगवान के ऊपर अगर आप डिपेंड हो जाएंगे तो भगवान अपने हिसाब से आपकी तकदीर लिख देगा, लेकिन आप अगर अपना हाथ अपना कर्म से अगर अपनी तकदीर लिखना चाहते हैं तो फिर इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, वो मज़ा आ जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए, और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने कवर किया है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके सवाल हम ज़रूर देखेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।